नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के साथ जिस शख्सियत के जिम्मे इस वक्त जोगी कांग्रेस का पूरा दारोमदार है। सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि अब अजीत जोगी नहीं रहे, लेकिन पूरी की पूरी कमान अब उनके हाथ, फिर से उनके ही हाथ, मतलब उनके पुत्र के हाथ अमित जोगी के पास में है। मरवाही का चुनाव सर पर है, लगातार सरकारी पर हमले हैं। आप सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं, सरकार आप पर कई बार हमलावर हुई। सबसे पहले अमित जोगी का मैं स्वागत करूंगा। मरवाही का जो चुनाव है वो इसलिए खास हो जाता है, ये साल बड़ा खास रहा, थोड़ा दुखदाई भी रहा। पापा चले गए, आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई आपको, अब उसके बाद में मरवाही चुनाव एक बड़ी चुनौती, कैसे देखते हैं? पापा का स्वर्गवास हुआ, निश्चित रूप से किसी भी परिवार के मुखिया के जाने से पूरे परिवार में शोक का माहौल बन जाता है। मैंने केवल अपना ही पिता नहीं खोया, मुझको ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ ने भी अपना पिता खो दिया। पूरे प्रदेश में, पूरे परिवार में, हमारी पूरी पार्टी में शोक का माहौल था और इसका कुछ लोगों ने गलत अर्थ निकाला। हमारे शोक को, हमारे मौन को हमारी कमजोरी के रूप में देखा। अभी 35 दिन पहले मुझे और ऋचा को पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है। मुझको ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी वापस लौट आए हैं। जब भी मैं अपने बेटे को देखता हूं तो वही मुस्कान, वही उमंग, वही साहस देखने को मिलता है। जिन लोगों को ये लगता है कि अजीत जोगी जी के जाने के बाद जोगी कांग्रेस और अमित जोगी असहाय हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि अमित जोगी तो अजीत जोगी जी का केवल जन्म से पुत्र था। उनकी असली और सबसे प्यारी संतानें मरवाही, पेंड्रा और गोरेला के लोग हैं। मेरे पिताजी के जाने के बाद अगर किसी के कंधे पर मैं अपना सिर रखकर रो सकता हूँ, अपनी वेदना प्रकट कर सकता हूँ, तो वो मरवाही के लोग हैं। वही मेरी ताकत है। आपने चुनाव की बात कही। पिछले 20 सालों से मुझे, मेरे परिवार को मरवाही की सेवा करने का अवसर मिला है और मेरे पिताजी ने हमेशा ये कहा कि तुम मरवाही के नेता नहीं हो, मरवाही के बेटा हो। ये बड़ा सवाल, आपके परिवार लगातार वहाँ सक्रिय रहा है, आप खुद वहाँ से विधायक रहे हैं, आपके पिता विधायक रहे, लगातार आपके परिवार का स्थान वहाँ पर बना रहा। अब चुनौती इसीलिए, अब अजीत जोगी जी नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रही है बीजेपी, जिस तरीके से कांग्रेस कैंपेनिंग कर रही है, अब वो जिला भी बन गया है, तमाम सौगातें भी हैं, उन सब में लगता है ऊपर से जिस तरीके से लगातार आप सरकार के निशाने पर रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस सरकार के, उन सब के बीच लगता है कि मरवाही बड़ी चुनौती है खुद इस वक्त जोगी कांग्रेस के लिए भी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कोई नई बात नहीं है। 2004 से लेकर आज तक 16 साल हो गए। जो भी सरकार में रहा, मैं और मेरा परिवार उनका दुश्मन नंबर 1, एनिमी नंबर 1 रहा है। अभी भी जो सरकार में है, उन्होंने मरवाही में जो उपचुनाव होने हैं उसको एक चुनौती के रूप में लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियां चालू कर दी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से मेरे पिताजी के निधन के बाद
मरवाही में सरकार ने घोषणाओं की बौछार कर दी। मरवाही को एक तरह से कहा जाए तो मंत्रालय में तब्दील कर दिया। रोज कोई ना कोई एक मंत्री वहाँ जाता है। जब तक मेरे पिताजी थे, इस सरकार के 18 महीने तक वो भी एक विधायक के रूप में विधानसभा में रहे। एक भी मंत्री मरवाही नहीं गया और उनके जाने के अब 4 महीने पूरे हो रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जब कोई मंत्री वहां नहीं जाता। बड़ा लगाव है सबको लगता है मरवाही से। अचानक ये जो प्यार उमड़ आ रहा है, ये अच्छी बात है, मरवाही के लिए भी अच्छी बात है। पर मैं अपनी तरफ से केवल एक मशवरा दे सकता हूं। मैं बहुत कनिष्ठ हूं, इसलिए विनम्रता पूर्वक यही कहूंगा कि 20 सालों तक जोगी परिवार ने कभी भी मरवाही में एक भी घोषणा नहीं करी, क्योंकि मेरे पिताजी का और मेरा ये मानना था और ये मानना है कि अगर घोषणा करो और उस पर कोई काम ना हो तो जनता का लोकतंत्र से ही विश्वास खत्म हो जाता है। हम लोगों ने काम करने पर भरोसा किया और उसका परिणाम ये रहा कि 20 सालों तक लगातार छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से मरवाही की जनता ने मेरे परिवार को आशीर्वाद अपना दिया। ये जो घोषणाएं हो रही हैं, 1700 करोड़ रुपए की घोषणा कर डाले हैं, पर धरातल पर कुछ भी काम देखने को नहीं मिलता। ये दंतहीन शेर की तरह है। जब घोषणा के पीछे कोई आर्थिक प्रावधान नहीं रहेगा, कोई प्रशासनिक आदेश नहीं रहेगा, तो वो एक टूथलेस टाइगर बन जाती है। और आज जब मैं मरवाही में देखता हूं तो मुझे वहां पर 1700 करोड़ रुपए के दंतहीन शेर मंडराते हुए नजर आते हैं। चलिए कुछ बात आपको बताएं। जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए तो एक चर्चा बड़े जोर से थी। इस वक्त हालांकि अजीत जोगी जी का निधन हो गया, लेकिन ये माना जाता था, एक कहावत चल रही थी, लगातार ये चर्चा उठ रही थी कि जोगी कांग्रेस के गठबंधन के बिना संभवतः सरकार नहीं बनेगी। सीटें मिली, प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस आई, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रही जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि 15 सालों तक सरकार में रहने वाली बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई। अब उपचुनाव पहले भी हुए, उस उपचुनाव में एक जगह बीजेपी अपनी एकमात्र सीट जो बस्तर में पाई थी उसे वो गंवा बैठी। अब 7 में से 6 सीटों पर जोगी बसपा गठबंधन है, 7वीं सीट मरवाई है, इसलिए अहम हो जाता है चुनाव, सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है। लेकिन उन सब से अलग मैं आपको कुछ सवालों की ओर अजीत जोगी जी का ध्यान खींचना चाहूँगा, अमित जोगी जी का, सॉरी, कि वो सवाल जो लगातार इस सरकार के बनने के साथ इनके ही परिवार के इर्द गिर्द उठे। उसमें अंतागढ़ वाला भी मसला है, अन्य मसले भी हैं, जाति का भी मसला है। लगता है चुनाव में आपके जाति का मसला फिर से गूंजेगा? कांग्रेस पार्टी जरूर ये कहती है कि मरवाही का चुनाव विकास की बुनियाद पर वो लड़ेंगे, पर जिस प्रकार से उन्होंने फिर से अपने पिटारे से जाति का जिन्न निकाल दिया है, निश्चित रूप से वो जाति का मसला उठाएंगे। और मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो उनका चुनाव लड़ने का मकसद है, ये चुनाव जीतना नहीं है। अगर केवल चुनाव जीतना होता तो मैं तो उसका स्वागत करता, पर ये मरवाही में इतना फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मरवाही से अजीत जोगी जी की पहचान को मिटाना चाहते हैं, अजीत जोगी जी का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। इस मंशा के साथ ये मरवाही में जा रहे हैं और मरवाही की जनता सही समय पर सही जवाब उनको देगी। आपकी पार्टी की स्थापना ही जोगी जी ने जब की, वो संरक्षक रहे इस पार्टी के स्थापना का श्रेय। ये छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दे, जिससे उनका कहना था कि अब लोगों को दिल्ली तक दौड़ ना लगानी पड़े,
अजीत जोगी जी का निधन हुआ तो आपके घर परिवार में तमाम लोगों से बातचीत भी हुई। लगातार ये कयास भी लगाए कि अब संभवतः जोगी कांग्रेस जो है वो किसी का हिस्सा बन जाएगी। इन तमाम बातों को देखते हुए क्या लगता है, ये चुनाव क्या जोगी कांग्रेस का भविष्य भी तय करेगा? अभी हाल ही में शासन के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि अब तो जोगी कांग्रेस का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। जिस पार्टी का खुद अस्तित्व अब खतरे में दिख रहा है, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। खैर, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, इन सब बातों पे मैं नहीं जाऊंगा। आपका जो प्रश्न है बहुत ही सही प्रश्न आपने पूछा और उसका जवाब भी यही है कि जो मरवाही का चुनाव है वो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में एक नया मोड़ लेके आएगा। जो छत्तीसगढ़ स्वराज, छत्तीसगढ़िया प्रथम विचारधारा लेकर पार्टी का मेरे पिताजी ने निर्माण किया था, उसको अब मरवाही के लोग सही अंजाम तक लेके जाएंगे। कई सारे मुद्दे आप उठाते हैं। पिछले दिनों आप उपवास पर रहे, बेरोजगारों का मुद्दा लगातार आप उठा रहे हैं, शराब के मसले को लेकर भी जोगी कांग्रेस आक्रामक रही है, आप लोग खुद लगातार इसे लेकर सवाल उठाते रहे। ऐसे कौन से ये मुद्दे हैं जिन पर लगता है सरकार ही गंभीर नहीं हो रही है, आप लोग तो बस सवाल उठाए जा रहे हैं? सरकार कहती है आप लोग से चुनावी बस एजेंडा बना रहे हैं। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश मिला है, मेरा ये मानना है कि ये किसी दल को या व्यक्ति को छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी का एक जन घोषणा पत्र था, उसको पढ़कर उसकी बातों पर यकीन करके छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बहुत भारी जनादेश इस सरकार को दिया और सरकार में आते ही ऐसा लगता है कि वो उस जन घोषणा पत्र को भूल गए हैं। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जहाँ उन्होंने अच्छा काम किया है मैं सबसे पहले आकर उस बात को स्वीकार करता हूँ। शुरुआत बहुत अच्छी करी थी इस सरकार ने। 2500 रुपया किसानों को धान का बोनस देने का जो वादा किया था उसको उन्होंने सरकार बनते ही पूरा किया, इस बात का हमने स्वागत किया। पर ये जन घोषणा पत्र को अगर हम देखें तो इसके 3 पहलू हैं, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए। किसानों के लिए चलिए कुछ उन्होंने किया, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, पर जहां तक हमारे नौजवानों की बात है, स्वयं राहुल गांधी जी यहां छत्तीसगढ़ में आए, उन्होंने महासमुंद की अपनी जनसभा में ये घोषणा करी कि 10 दिनों के अंदर सभी बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी और जिनको नौकरी नहीं मिलती है उनको बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया महीना मिलना चालू हो जाएगा। अब भूलवश वो 10 दिन बोल गए होंगे, चलिए हम समझते हैं कि 10 महीने वो कहना चाहते थे। अब 10 महीने बीत गए, 20 महीने होने को जा रहे हैं। 20 महीनों में 20 लोगों को नौकरी नहीं दी। और जहां तक महिलाओं की बात है, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस सरकार को अपना वोट दिया था केवल शराबबंदी की बात को लेकर। शराब बंदी का इन्होंने वादा किया, कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है प्रदेश में जितनी भी शराब की दुकानें हैं सब पे ताला लगा देंगे। पर उन्होंने करा क्या? 20 महीने में 20 गुना ज़्यादा शराब अब बेचने लगे हैं। कोरोना चल रहा है लेकिन शराब की उन्होंने होम डिलीवरी चालू कर दी, शराब के दाम बढ़ा दिए, शराब के ब्रांड बढ़ा दिए, शराब दुकान की संख्या, शराब दुकान खोलने का समय सब बढ़ा दिया। शराबबंदी के नाम पर हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को शराब मंडी में तब्दील कर दिया। तो अगर 100 में से मुझे इस सरकार को नंबर देने हैं
तो जो उन्होंने किसानों के लिए किया उसके लिए तो मैं कुछ नंबर दे दूंगा, पर महिलाओं और नौजवानों के लिए इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। और इसीलिए 100 में से अगर मैं इनको 33 नंबर भी देता हूं तो ये अतिशयोक्ति होगी। ये सरकार फेल है। पासिंग मार्क भी आपके मुताबिक नहीं ला पा रही है। बिल्कुल नहीं। पूर्ण शराबबंदी तो आपके घोषणा पत्र में भी था। पिछली सरकार बीजेपी की थी, उस समय से ही शराब का सरकारीकरण हो गया, सरकारी शराब की दुकानें खुल गई, ब्रांड पर लगातार सवाल उठते हैं, शराब पर बहुत सारे मसले हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मसला खनिज को लेकर होता है। हालांकि एक सवाल इससे जुड़ता है कि लगातार जिन मोर्चों पर खनिज के उत्खनन का विरोध होता है वहाँ पर कई सारी बड़ी कंपनियां सक्रिय हो जाती हैं और खुद अमित जोगी कई सारे प्रश्नों को उठाते रहे। नगर नार प्लांट का फिर से निजीकरण का सवाल अब खुद कांग्रेस भी उठा रही है। आप लोग वहाँ के लिए लगातार आंदोलनरत थे। ये सारा जो खनिज का मसला और उद्योग का मसला है, क्या लगता है यहाँ पर क्या कोई गठजोड़ है, या जो सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष में बैठकर वो सत्ता में बैठते ही उसको पूछना बंद कर देते हैं? चुनाव के पहले उस समय जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो यहाँ आए, जगदलपुर में नगरनार में ही उन्होंने भाषण दिया और कहा कि मोदी जी के राज में, रमन सिंह जी के राज में अच्छे दिन आए हैं, लेकिन केवल कुछ उद्योगपतियों के अच्छे दिन आए हैं। जिन उद्योगपतियों की ओर उन्होंने इशारा किया, जितनी खदानें डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल के अपने शासन में उनको आवंटित नहीं करी थी, उससे 4 गुना ज़्यादा खदानें वर्तमान सरकार ने पहले 8 महीने में उसको दे दी। वो तो केंद्र का मसला कहेगी ना, केंद्र ने आवंटन किया, नहीं, वो तो केंद्र का हक है। नहीं 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 नहीं, केंद्र ने नहीं किया। जो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, एनएमडीसी के साथ उसकी शेयर होल्डिंग है एनआईसी कंपनी में, उसने उस औद्योगिक घराने को खदानें दे दी। जो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसको जो खदानें आवंटित की गई थीं, जो छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको जो खदानें आवंटित करी गई थी, जिसमें 100% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का है, उन खदानों को इस औद्योगिक घराने को दिया गया है। इसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आप तो इस औद्योगिक घराने की मीटिंग मुख्यमंत्री बनने के बाद वहाँ की मीटिंग पर भी सवाल उठा रहे थे कि छत्तीसगढ़ भवन में इस औद्योगिक घराने के साथ मीटिंग। थोड़ा खुलकर चाहूँगा इस पर, जब कह ही रहे हैं थोड़ा खुलकर बताइए आखिरकार सवाल क्या है यहाँ? मैंने तो यही पूछा कि भाई पर्दे के पीछे क्या है। जब मुख्यमंत्री जी किसी के साथ मीटिंग करते हैं तो पूरा उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन है वो रहता है, फोटो खींचते हैं, वीडियो जारी करते हैं, पर इस मीटिंग का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो मैंने केवल एक सवाल किया था कि भाई ये बंद कमरे में जो मीटिंग हुई है इस पर भी पर्दा हटना चाहिए। और अभी जब हमारे सैनिक गलवान घाटी में शहीद हो रहे हैं, चीन आक्रमण बोल रहा है, तो फिर से वही औद्योगिक घराने नजर आते हैं जिनमें कि जो चीन की सेना है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उससे जुड़ी कंपनियों का न केवल निवेश है बल्कि नियंत्रण है। जब भी नक्सलियों से हथियार बरामद होते हैं तो वो चीनी हथियार ही क्यों बरामद होते हैं, चीनी सेना के हथियार ही क्यों बरामद होते हैं? आखिर जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इनमें इतनी भारी मात्रा में चीनी आर्मी से जुड़ी जासूसी कंपनियों का निवेश कैसे हो गया? और जब निवेश हो चुका है तो उस पर
कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत सरकार ने बड़ी आसानी से जो 60 चीनी ऐप थी टिकटॉक जैसी, उन पर तो बैन लगा दिया, पबजी पर बैन लगा दिया, इसका हम स्वागत करते हैं। पर जहां चीनी आर्मी का असली इन्वेस्टमेंट है, जहां बैठकर वो जासूसी का काम कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या इसका यही कारण है कि ये जो फ्रंट कंपनियां हैं चीनी आर्मी की और उनके भारतीय पार्टनर, वो दोनों ही राष्ट्रीय दलों को हजारों करोड़ों रुपया चंदा देते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? मतलब आपका कहना है कि दोनों राष्ट्रीय दल इस मुद्दे को लेकर खामोश हैं, लगातार आप सवाल उठा रहे हैं। मैं तो बोल बोल कर अब थक गया हूं। छत्तीसगढ़ की एकमात्र और पहली मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये प्रश्न उठाऊं। छत्तीसगढ़ के लोग कदापि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम चीन के गुलाम बन जाएं, कि हमारा लोहा, हमारा सीमेंट, हमारा कोयला चीन गलवान घाटी में, सीमा में हमारे ही जवानों के खिलाफ इस्तेमाल करे। ये बर्दाश्त के बाहर है। सवाल तो खंडी क्षेत्र से और उठ रहे हैं। जिस नक्सलवाद की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर सरकार बटालियन मांग रही है। सरकार लगातार कह रही है को आक्रामक रणनीति अपना रही, उसे और बटालियन चाहिए। लेकिन जहाँ बटालियन स्थापित करने की बात हो रही है वहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं। चाहे वो ब्लॉक नंबर 13 की बात हो, चाहे पिछले दिनों जो दंतेवाड़ा के अलग अलग क्षेत्रों में जो विरोध देखने को मिला है। इन सब को देखकर क्या लगता है कि नक्सलवाद के मोर्चे पर सरकार फेल हुई है या कुछ तैयारी के साथ आई है? केंद्र का सहयोग की ज़रूरत है? वहाँ पर नक्सलवाद को जिस तरीके सरकार लड़ रही है वो उचित है या तरीका कोई और होना था? नक्सलवाद केवल एक लॉ एंड ऑर्डर या कानूनी व्यवस्था से जुड़ी समस्या नहीं है, इसके सामाजिक और आर्थिक पहलू भी है। जब मैंने बस्तर के घोर नक्सली क्षेत्रों में पदयात्रा करी तब मैं थोड़ी बटालियन लेके गया था, मैं थोड़ी बंदूक और बम बारूद लेके गया था। मैं तो आराम से वहाँ पदयात्रा करके लौट के आया, सुरक्षित लौट के आया। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि नक्सलवाद का हल बटालियन नहीं है, बम, बंदूक और बारूद नहीं है। अगर नक्सलवाद का वास्तव में हल ढूंढना है तो वहाँ के लोगों का कॉन्फिडेंस, विश्वास जीतना पड़ेगा। आज वो पूरा इलाका जो मौलिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मौलिक शिक्षा सेवाएं हैं, उससे वंचित है। उसको आप पूरा करिए, वहाँ पे स्कूल खोलिए, अस्पताल खोलिए और देखिए कैसे वहाँ नक्सलवाद खत्म होता है। आपकी पार्टी में इस वक्त जो विधायक हैं उसमें भी लगातार ये चर्चा उठती है कि कुछ टूट फूट की आशंका है। आप इस आशंकाओं को कैसे देखते हैं? मुझे तो कहीं टूट फूट नहीं दिखती है। सब लोग मिलकर, हमारा छोटा सा परिवार है, हम लोग सब मिलकर रणनीति तय करते हैं। हमारे विधायक दल के नेता हैं धर्मजीत सिंह जी, वो सभी विधायकों से सततः संपर्क बनाए हुए हैं और कभी कभी ऐसा मुझको भी लगता है कि कुछ विधायकों का झुकाव इधर उधर हो रहा है, पर किसी ने भी मुझे इस बारे में कोई ऐसी मंशा प्रकट नहीं करी है। आगे क्या रणनीति है अब जोगी कांग्रेस की? अब जब पूरा जिम्मा आपके हाथ, धर्मजीत जी संभाल रहे हैं, आप संभाल रहे हैं, अब अजीत जोगी तो नहीं रहे, तो ये जो बड़ी चुनौती आप लोग को मिली है, इस चुनौती को आप लोग कैसे पार पाएंगे? देखिए, इतिहास से मैं प्रेरणा लेता हूँ। मेरे बड़े भाई जगन मोहन रेड्डी जी ने, उन्होंने भी अपना क्षेत्रीय दल 2008 में बनाया। 2019 में जाकर वो सत्ता पर काबिज हुए। बहुत कठिन संघर्ष के दौर से उनको भी गुजरना पड़ा, जेल यात्राएं करनी पड़ी, पद यात्राएं करनी पड़ी, तब जाकर पद प्राप्ति हुई। मेरी चाची ममता बनर्जी जी का भी यही हाल रहा। 99 में
उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। 2008 में जाकर उनकी सरकार बनी। उन्हें भी बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा। हमारे लिए बहुत उत्साह की ये बात है कि 2 महीने में ही हम लोगों ने 7 विधायक जिताकर एक इतिहास रचा। हमारे प्रदेश में पहली बार किसी क्षेत्रीय दल को मान्यता मिली, लोगों का आशीर्वाद मिला, 14% वोट हमको मिला। अब वो एक जो मजबूत नींव है उस पर हमें आगे बढ़ना है। हाँ, आपने जैसे पहले कहा था कि यही 7 विधायक अगर 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश असेंबली में रहते या राजस्थान असेंबली में रहते या हरियाणा की असेंबली में रहते तो सत्ता की चाबी निश्चित रूप से उन्हीं के हाथ में रहती। पर यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हम लोग फेल नहीं हुए, जोगी कांग्रेस फेल नहीं हुई। अगर कोई फेल हुई तो भारतीय जनता पार्टी फेल हुई। कहाँ वो मिशन 65 की बात करते थे और 15 सीटों में सिमट गए। अगर उनका थोड़ा भी सम्मानजनक प्रदर्शन होता तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी क्षेत्रीय दल की ही सरकार बनती। चलिए, चुनौतियां हैं, सामने में है। एक अगला फोकस क्या है? अगला फोकस इस पार्टी को किस तरीके से आप देखना चाहते हैं 2023 के चुनाव में? अभी तो उपचुनाव है, उपचुनाव निश्चित तौर पर आक्रामक रहेगा, खासतौर पर आपके घर में है, लेकिन 2023 के लिए अभी से पार्टी किस तरीके से बूस्टअप प्लान तैयार कर रही है? हमारा तो ब्लूप्रिंट आदरणीय जोगी जी तैयार करके गए थे और उसी पर हम लोग चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वराज लाना ये हमारा मकसद है। गरीबों के दिल को जीतना ये हमारा मकसद है और हमारा एकमात्र नारा है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इसको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमको लगातार मिल रहा है। कोरोना संकट की जो स्थिति है वो दिनों दिन खराब होते जा रही है। देश लगातार अग्रसर है कि कब वो नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचे, अभी नंबर 2 की पोजीशन पर है। छत्तीसगढ़ में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। दोनों परिस्थितियों में अगर आप देखते हैं तो क्या केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना संकट को रोकने में असफल साबित हुई या इसको समझ पाने में किस तरीके से इस पर काम करना था, किस तरीके से इसकी रोकथाम करनी थी, उस पर फेल हो गई? देखिए, और किसी मामले में हमारा छत्तीसगढ़ नंबर 1 है या नहीं है, कोरोना के मामले में ज़रूर अब हम लोग नंबर 1 हो गए हैं। एक हफ्ते में 76% कोरोना केसेस में बढ़ोतरी हुई है छत्तीसगढ़ में, जो न केवल भारत में बल्कि विश्व में एक रिकॉर्ड है। मृत्यु दर में भी आज छत्तीसगढ़ सबसे आगे आ गया है। 3 महीने का समय मिला था सरकार को व्यवस्था पुख्ता करने के लिए, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सोती रही और आज उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की निर्दोष जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार तो इसका ठीकरा केंद्र में फोड़ती है कि प्रवासी मजदूरों को सही समय पर वापस नहीं किया गया, राज्य का रूट बन गया, इसलिए कोरोना संकट यहाँ पर गंभीर तरीके से फैल गया। ये समय दोषारोपण का नहीं है। अभी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सबको एक होकर कोरोना से लड़ना पड़ेगा, तभी कोरोना की जंग जीत पाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमित जोगी जी। इस कार्यक्रम में कई सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ हम मिलेंगे, लेकिन खास बात आपको बता दें कि मरवाही चुनाव तीनों ही पार्टियों के लिए सबसे अहम चुनाव है, क्योंकि मरवाही पर न केवल जोगी कांग्रेस खुद को स्थापित रखना चाहती कि लगातार इनके परिवार का वहां पर पूरा एक वर्चस्व रहा है, बल्कि कांग्रेस भी चाहती है कि अब जब सरकार में वो इस बहुमत में है तो अपने आप को और मजबूत करे। कहीं न कहीं विपक्ष में बैठी जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन भी बैकफुट पर जाए और बीजेपी खुद चाहती है कि जो जीत का स्वाद वो लगातार खोते जा रही है उसे कहीं से वो पा सके।